नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। प्लास्टिक को बेसल समझौते में शामिल करने पर विश्व के 187 देश सहमत। राष्ट्रीय सीमाओं के पार प्लास्टिक का कचरा ले जाने पर निगरानी। परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने मुंबई में संयुक्त रूप से भारत की पहली विशाल विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम का शुभारंभ किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने पेट्रोलियम कचरे को बेंजोइक एसिड में बदलने में सफलता पाई। कीटाणुओं और कवक संक्रमण के इलाज के लिए दवाएं बनाने में उपयोगी। विज्ञान प्रसार ने उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया। इस साल की विषय वस्तु थी इमर्जेंस ऑफ इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज। प्लास्टिक कचरा आज जल, जमीन, समुद्र, वन्य जीव सभी के लिए परेशानी और खतरे का कारण बना हुआ है। आमतौर पर हम प्लास्टिक का बेजा इस्तेमाल करते हैं, मगर इसे दोबारा उपयोग लायक बनाना या रिसाइकिल करना मुश्किल है। अब दुनिया के 187 देशों ने प्लास्टिक को बेसल समझौते में शामिल करने पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत विषैले पदार्थों को एक देश से दूसरे देश ले जाने पर नियंत्रण रखा जाता है। समझौते में शामिल देशों को अब प्लास्टिक का कचरा दूसरे देशों में निर्यात करने से पहले उनकी अनुमति लेनी होगी। विभिन्न देशों के बीच इस ऐतिहासिक समझौते पर पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता और सैकड़ों सालों तक यूं ही साबुत पड़ा रहता है। यही कारण है कि आज प्लास्टिक कचरा पर्यावरण प्रदूषण का एक गंभीर कारण बन गया है। इतना ही नहीं, ज्यादातर प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंच रहा है, जिससे पूरा समुद्री इकोसिस्टम संकट में है। आज समुद्रों में करीब 10 करोड़ टन प्लास्टिक बिखरा पड़ा है। प्लास्टिक के कारण होने वाला प्रदूषण वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है। अच्छी खबर यह है कि अब प्लास्टिक कचरा उन्मूलन की दिशा में भारत, न्यूजीलैंड, ब्राजील और कजाकिस्तान समेत दुनिया के 187 देशों की सरकारें बेसल समझौते में संशोधन करने पर सहमत हुई हैं। बेसल समझौता विषैले पदार्थों और कचरे को दूसरे देशों में भेजने से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच विषैले पदार्थों का आवागमन कम करना है। समझौते का मुख्य पहलू ये है कि इसके तहत विकसित देशों से विषैले पदार्थों को विकासशील देशों में भेजने पर रोक लगाई गई है। ताजा संशोधन के बाद विषैले पदार्थों की सूची में प्लास्टिक के कचरे को भी शामिल किया गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक कचरे का व्यापार ज्यादा पारदर्शी होगा और इंसानों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए इस पर नियंत्रण का बेहतर प्रबंधन होगा। अमेरिका प्लास्टिक का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों में से एक है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस संधि में वो शामिल नहीं है। प्लास्टिक के कचरे की रोकथाम लागू करने में मदद के लिए व्यापार, सरकारों, अकादमिक जगत और नागरिक समुदाय के संसाधनों से जुड़ा एक नया सहयोग शुरू किया गया है। विषैले पदार्थों की उन्मूलन सूची में 2 रासायनिक ग्रुप डाइकोफॉल और परफ्लूरोऑक्टेनॉइक के करीब 4000 रसायन शामिल किए गए हैं। इनमें से कुछ रसायन अब तक औद्योगिक और घरेलू उत्पादों में भारी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, जैसे खाना पकाने के नॉन-स्टिक बर्तनों और खाद्य प्रसंस्करण उपकरणों में। टेक्सटाइल, कालीन, कागज, पेंट और अग्निशामक फोम तैयार करने में भी इन रसायनों का इस्तेमाल होता है। अब तक लाखों टन प्लास्टिक कचरा विकासशील देशों में भेजा जा चुका है, लेकिन इस समझौते के बाद ये देश प्लास्टिक कचरे के आयात पर रोक लगा सकते हैं, जिससे निर्यातक देश अच्छी गुणवत्ता और रिसाइकिल करने लायक प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर मजबूर होंगे। विषैले पदार्थों और दूसरे कचरे का वातावरण के अनुकूल प्रबंधन करना दीर्घकालीन विकास के लिए जरूरी है। दूसरी ओर आर्थिक विकास के साथ साथ कचरे का उत्पादन भी बढ़ रहा है। उचित प्रबंधन के अभाव में इसका असर इंसानों की सेहत और पर्यावरण पर पड़ रहा है। अब 187 देशों की सहमति से तैयार कानून हमारे प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण में मदद करेगा।
ये समझौता प्लास्टिक कचरे पर रोक लगाने और उसके असंतुलित वितरण पर नियंत्रण रखने में काफी मददगार साबित होगा और प्लास्टिक कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने मुंबई में संयुक्त रूप से विज्ञान समागम शुरू किया है। विज्ञान समागम एक विशाल विज्ञान प्रदर्शनी है जहां वैश्विक सहयोगियों के साथ मूलभूत विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के योगदान की झलक मिलती है। ये उद्योगों, अकादमिक जगत और संगठनों के लिए भी एक मंच प्रदान करती है ताकि सामाजिक हितों में विज्ञान के योगदान संबंधी भारत का उद्देश्य पूरा हो सके। ये विज्ञान प्रदर्शनी मई 2019 से मार्च 2020 तक बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में भी आयोजित की जाएगी। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। मूलभूत अनुसंधान के महत्व और उसके प्रभाव को समाज के लोगों के बीच पहुंचाने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की कोशिशों को प्रोत्साहन देने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने संयुक्त रूप से भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विशाल विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में दुनिया की विशाल विज्ञान परियोजनाओं की झलक एक मंच पर देखी जा सकती है। इस साल विज्ञान समागम की विषय वस्तु पुशिंग द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस है। यहाँ 7 विशाल विज्ञान परियोजनाओं के माध्यम से ब्रह्मांड को समझने, सितारों की उत्पत्ति और सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी जा रही है। इन सभी परियोजनाओं में भारत का अहम योगदान है। ये परियोजनाएं हैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN, फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च यानी FAIR, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी INO, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO, स्क्वायर किलोमीटर एरे यानी SKA और 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT। प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 मई को मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में हुआ। आम लोगों के लिए यह 7 जुलाई तक खुला रहेगा। मुंबई के बाद बेंगलुरु में 29 जुलाई से 28 सितंबर तक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसके बाद 4 नवंबर से 31 दिसंबर तक कोलकाता में और अंत में 21 जनवरी से 20 मार्च 2020 तक दिल्ली में प्रदर्शनी का आयोजन होगा। विज्ञान समागम दुनिया की पहली विशाल विज्ञान प्रदर्शनी है जहां एक ही मंच पर सभी विशाल विज्ञान परियोजनाएं उपलब्ध हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में विज्ञान समागम जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन विज्ञान को समाज के साथ जोड़ने में मददगार साबित होगा। In the last 10 to 15 years, India has leapfrogged as far as our international collaboration is concerned. Right from the CERN project to TMT project to ITER project, and many of these mega projects where we have participated, and this participation will continue to increase because we are now looking at plasma, we are looking at high power lasers, we are looking at some X-rays, and we are also trying to see what all can be explored more and more in the emerging things as far as the universe is concerned. भारत अपनी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग काबिलियत के आधार पर इन विशाल परियोजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इन परियोजनाओं में भारत की भागीदारी उसे वैज्ञानिक पहुंच के संदर्भ में दूसरे देशों के साथ बराबरी पर लाती है। ये परियोजनाएं अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित हैं, लिहाजा इनसे हमारे उद्योगों को उनमें भाग लेने और अपनी क्षमताओं का विकास करने का अवसर मिलता है। प्रदर्शनी में थीम आधारित पोस्टर, काम करने के मॉडल, सूचनात्मक दृश्य श्रव्य सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले शामिल है। हर विशाल विज्ञान परियोजना के साथ आपसी विचार विमर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह के बाद 2 दिवसीय वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया। Communication is very important. All the great things which are happening here ought to reach our schools, ought to reach our colleges, universities, R&D labs, everywhere. So to convey that excitement of discovery, science, and to convey India's participation in all these exciting activities, we need to have these road shows. And so this is a great beginning, which is why I say it's a great moment in the history of universe. आम लोगों में प्रदर्शनी के प्रति दिलचस्पी उत्पन्न करने के लिए विज्ञान समागम ने www.iitr.in
विज्ञानसमागम.in नामक वेबसाइट भी शुरू की है, जिसके जरिए इस प्रदर्शनी के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है। जल्द ही इसका मोबाइल ऐप भी शुरू किया जाएगा। विज्ञान समागम का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं के बीच आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के रहस्यों से पर्दा हटाना और उन्हें शोध के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि ज्ञान के लिए नए आयाम उभर सकें। विज्ञान समागम में उद्योगों और अकादमिक जगत के एक मंच पर आने से युवाओं को पेशे संबंधी आधुनिक विकल्पों की जानकारी भी मिल रही है। उन्हें करियर के सामान्य विकल्पों से अलग हटकर सोचने और विज्ञान को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में समझने में मदद मिल रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर हम आपको दिखाएंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की रिपोर्ट, जहां वैज्ञानिकों ने पेट्रोलियम अवशेषों से पर्यावरण के अनुकूल इस्तेमाल की विधि तैयार की है। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। कैसे रहे ये आम चुनाव, कितने असरदार रहे मुद्दे, क्या रहा पश्चिम भारत के मतदाताओं का रुख। देखिएगा मेरे यानी अभिलाष खांडेकर के साथ 23 मई को सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पेट्रोलियम के प्रसंस्करण के समय तेल संयंत्रों में टोलुइन नामक कचरा उत्पन्न होता है। ये रंगहीन तरल कचरा है जो पानी में या मिट्टी में मिलने पर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शोधकर्ताओं की एक टीम ने ऑक्सीडेशन के माध्यम से टोलुइन को बेंजोइक एसिड में बदलने की विधि खोज निकाली है। बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल खाद्य संरक्षण और कीटाणु संक्रमण के इलाज की दवाओं के निर्माण जैसे कार्यों में किया जाता है। पेश है चेन्नई से ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। टोलुइन एक स्वच्छ रंगहीन तरल है जिसकी गंध अलग किस्म की होती है। ये कच्चे तेल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कच्चे तेल से गैसोलीन और दूसरे ईंधन तैयार करने की प्रक्रिया में टोलुइन उत्पन्न होता है। इसका इस्तेमाल पेंट थिनर, नेल पॉलिश और रबर बनाने में किया जाता है। इन पदार्थों से निकलकर टोलुइन तेजी से हवा में मिलता है और सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। गैसोलीन, पेंट, रोगन या डाई के कामगार लगातार टोलुइन के संपर्क में रहते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं या जाने अनजाने उन सामग्रियों का सेवन करते हैं जिनमें टोलुइन पाया जाता है, तो उन्हें भी टोलुइन से होने वाले खतरों को झेलना पड़ता है। टोलुइन इंसानों के तंत्रिका तंत्र में समस्याएं पैदा करता है जिनका असर लंबे समय तक बना रहता है, जैसे शारीरिक तालमेल बिठाने में गड़बड़ी, संज्ञानात्मक दुर्बलता और देखने सुनने में परेशानियां। इनके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली, गुर्दे, यकृत और प्रजनन से जुड़े अंगों पर भी टोलुइन का बुरा असर पड़ता है।
टोलुइन के बढ़ते खतरों का निदान जरूरी है। इस दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर जी सेकर की अगुवाई में वैज्ञानिकों की एक टीम ने टोलुइन को बेंजोइक एसिड में बदलने की महत्वपूर्ण विधि विकसित की है। जैम और दूसरे खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इस्तेमाल होने के कारण बेंजोइक एसिड की काफी मांग है। बच्चों के लिए उत्पाद, त्वचा से जुड़े उत्पाद, साबुन और नहाने के दूसरे उत्पादों को तैयार करने में भी बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। This toluene can be easily converted, which is obtained as a waste of petroleum product, can be converted to several useful products, and one of the very important product is benzoic acid. So if you oxidize, this is called oxidation reaction. You take a toluene and it has a benzene attached to methyl group, and that will be oxidized to benzoic acid. And this is not a single step. Generally, this will go into 4 steps. First, toluene will be converted to benzyl alcohol, say alcohol for the simple understanding. Then the alcohol will be oxidized to aldehyde. Then the aldehyde will be oxidized to acid, that is benzoic acid. And if we continue the reaction for a long time or harsher reaction condition, then this product will be converted to benzyl benzoate. Say we can call it ester. So toluene, when you oxidize, it gives alcohol, it gives aldehyde, it gives acid, and it gives ester. And it's very, very important to mention that all the 4 compounds are highly required and demanding in the market. जिस प्रक्रिया से वैज्ञानिकों ने टोलुइन को बेंजोइक एसिड में परिवर्तित करने की विधि खोजी है, वो पर्यावरण के अनुकूल है। वैज्ञानिक इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पानी में घोलते हैं। इसके अलावा टोलुइन को बेंजोइक एसिड में बदलने के लिए 70% एक्वस स्टर्ड ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड यानी TBHP का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर सेकर की अगुवाई वाली टीम ने इसके बाद ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल किया। When we use our catalyst very selectively, it gives only benzoic acid under the optimized condition. We don't see any other product, no alcohol, no acid, no ester. So once reaction is over, simply you can filter it and wash it with methanol or water and reuse it for the second cycle. And similarly, we can use for 6 or 7 cycles. इस विधि से पेट्रोलियम के खतरनाक अवशेषों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस विधि से बेंजोइक एसिड के वाणिज्य इस्तेमाल की भारी मांग भी पूरी की जा सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के योगदान को याद करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आयोजित किया जाता है। साल 1998 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण के बाद भारत दुनिया का 6ठा परमाणु ताकत संपन्न देश बन गया। इस अवसर पर विज्ञान प्रसार और इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली के इंसा ऑडिटोरियम में इमर्जेंस ऑफ इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने व्याख्यान दिया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। प्रौद्योगिकी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके कारण जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, चाहे संचार का क्षेत्र हो या उपचार का। पिछले कुछ सालों में प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में भारत वैश्विक अग्रणी बनकर उभरा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के योगदान को याद करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन 1998 में राजस्थान के पोखरण में दूसरा ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की निगरानी में हुए परीक्षण का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। इस ऐतिहासिक परीक्षण के बाद भारत दुनिया का 6ठा परमाणु संपन्न देश बन गया। भारत के पहले स्वदेशी तकनीक से निर्मित विमान हंस 3 ने भी इसी दिन बेंगलुरु में अपनी जांच उड़ान भरी थी। इसी दिन त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था। प्रौद्योगिकी दिवस देश की उन प्रतिभाओं को सलाम करता है जिन्होंने प्रौद्योगिकी के विकास कार्यक्रमों को अंजाम तक पहुंचाया है। इस अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्तशासी संस्थान विज्ञान प्रसार ने इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती के साथ संयुक्त रूप से नई दिल्ली के इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया।
आयोजन में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने इमरजेंस ऑफ इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी विषय पर व्याख्यान दिया। आयोजन में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे, विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पाराशर और विज्ञान भारती के राष्ट्रीय आयोजन सचिव जयंत सहस्त्रबुद्धे शामिल थे। रक्षा क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए देश में कई आधुनिक प्रौद्योगिकी समाधानों की रूपरेखा तैयार कर उनका निर्माण किया गया है। अपने व्याख्यान में डॉक्टर रेड्डी ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना की भूमिकाओं के बारे में बताया। रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास से हथियारों के निर्माण और किसी भी प्रायोगिक कार्य के लिए बेहतर उपकरण की योजना तैयार करने में मदद मिली है। अपने व्याख्यान में उन्होंने रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़ी विभिन्न तकनीकों जैसे मिसाइल और सामरिक प्रणाली, लड़ाकू विमान, इलेक्ट्रॉनिक राडार प्रणाली, ड्रोन और संचार प्रणाली के अलावा सेना, नौसेना और वायुसेना में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया। The systems which are being developed, the systems which are being developed and which are in advanced stages of development, which will be inducted into the armed forces, as I said, it shows the whole range of family of missiles. Talk about surface-to-surface missiles, you talk about tactical missiles, anti-tank missiles, talk about surface-to-air missiles, air-to-air missiles, cruise missiles or anything. You talk about the BMD, ballistic missile defense. So the whole range of missiles which are present here showing the capability of the nation in this area. साथ ही डॉक्टर रेड्डी ने DRDO की उन योजनाओं के बारे में बताया जिनके माध्यम से देश के सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान वैज्ञानिक रक्षा क्षेत्र को तकनीकी समाधान में मदद कर सकते हैं। DRDO द्वारा शुरू की गई योजनाओं में डेयर टू ड्रीम प्रोग्राम और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड शामिल है। आयोजन के दौरान विशिष्ट मेहमानों ने देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने पर चर्चा की। उन्होंने तकनीकी आविष्कारों और देश के विकास के लिए इनके सफल वाणिज्यीकरण पर जोर दिया। इसके अलावा देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए युवा अवस्था में ही वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करने की जरूरत पर भी बल दिया गया। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। The 2019 polls will soon merge into posterity, altering the local political landscape. Will the southern states be the kingmaker? Watch with me Kestur Vasuki on May 23rd, only on Rajya Sabha television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। शोधकर्ताओं ने धुआं रहित तंबाकू उत्पादों में 233 रासायनिक यौगिकों का पता लगाया है जो इंसानों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इनसे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान यानी NICPR के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में बेचे जाने वाले ऐसे उत्पादों में मौजूद विषैले पदार्थों का एक डेटाबेस तैयार किया है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने 233 में से 69 पदार्थों को कैंसर का कारण बताया है। ये डेटाबेस साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। असम के वन संरक्षक जितेंद्र शर्मा ने हाल में ऑर्किड पौधे की एक नई किस्म की खोज की है। लेकानोर चिस ताइवानियाना नामक ऑर्किड के इस किस्म के पौधे की उत्पत्ति एक जापानी ऑर्किड से हुई है। इस प्रजाति के पौधों में परजीवी गुण होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। भारत के पूर्वी इलाके में लेकानोर चिस ताइवानियाना के करीब 800 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑर्किड का ये प्रकार जापान, ताइवान और लाओस में भी पाया जाता है। ये खोज जर्नल ऑफ बॉटनी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सरीसृप विज्ञान के जानकारों ने मिजोरम में पानी में पाए जाने वाले सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। सांप की इस प्रजाति को स्मिथोफिसा टेम्पोरालिस या मिजोरेन स्नेक कहते हैं।
इस प्रजाति का नाम ब्रिटेन के सरीसृप विज्ञान के जानकार मैल्कम आर्थर स्मिथ के नाम पर रखा गया है। इस सांप की लंबाई 655 मिलीमीटर होती है। बारिश पसंद करने वाले इन सांपों को तलाशने में शोधकर्ताओं को करीब 12 साल लगे। स्थानीय लोग इन्हें रुहाल मरूल कहते हैं। बेंगलुरु के राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र यानी NCBS के शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति का आणविक अध्ययन किया और रैप्टोप्स बाइकलर या बाइकलर्ड फॉरेस्ट स्नेक जैसे सांपों की अन्य प्रजातियों से उसकी तुलना की। इस खोज के बारे में जूटैक्सा पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। न्यूयॉर्क के रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन में उन कोशिकाओं को खोजा गया है जिनके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उपचार के बावजूद ट्यूमर दोबारा विकसित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक CD8T प्रतिरक्षा उपचार को बाईपास कर देता है, जिसके कारण ट्यूमरग्रस्त कोशिकाएं फिर से विकसित हो जाती हैं। शोध के लिए नमूने के तौर पर चूहों पर प्रयोग किए गए और उनमें त्वचा कैंसर की कोशिकाएं प्रत्यारोपित की गईं। ये शोध भविष्य में कैंसर के इलाज में प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपचार को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। इस शोध के नतीजे सेल पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी पियर क्यूरी को। उनका जन्म फ्रांस के पेरिस में 15 मई 1859 को हुआ था। उनके मुख्य कार्य क्रिस्टल विज्ञान, चुंबकत्व और दाब विद्युत जैसे भौतिक विज्ञान की शाखाओं पर केंद्रित थे। उन्होंने अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ रेडियम और पोलोनियम जैसे तत्वों की खोज की। विकिरण पर महत्वपूर्ण शोध के लिए दोनों को साल 1903 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने क्यूरीज लॉ जैसे भौतिक विज्ञान के अन्य नियम भी प्रतिपादित किए। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1903 में डेवी मेडल, 1904 में मैथ्यूची मेडल और 1909 में एलियट क्रिसन मेडल से सम्मानित किया गया। 19 अप्रैल 1906 को 46 साल की आयु में एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। आज पियर क्यूरी को आधुनिक भौतिक विज्ञान के संस्थापकों में एक वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाता है। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।